Hello friends, today is 13 September 2016 and we are going to discuss the articles of The Hindu. पहला आर्टिकल यूनिसेफ से रिलेटेड आर्टिकल है। यूनिसेफ ने रिफ्यूजी से रिलेटेड एक रिपोर्ट जारी की है जिसका नाम है अपरूटेड द ग्रोइंग क्राइसिस फॉर द रिफ्यूजी एंड माइग्रेंट चिल्ड्रन। तो इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है? इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 50 मिलियन यानी 50 मिलियन जो रिफ्यूजीज आए हैं इस साल में, उसमें से 50% रिफ्यूजीज तो बच्चे हैं, यानी 50 मिलियन रिफ्यूजी इस साल के हैं, इस फिगर है, जिसमें से 50% चिल्ड्रन। तो अब देखिए, ये जो माइग्रेंट्स या चिल्ड्रंस है, या तो ये भाग गए हैं वायलेंस से डरते, जैसे सीरिया और अफगानिस्तान में, या फिर इनको फोर्सफुली भगा दिया गया है। देखिए, युद्ध वाले देश में कौन रहना चाहता है? जान तो सबको प्यारी है, मतलब जाना पड़ता है, मजबूर होकर जाना पड़ता है दूसरे देश में। तो जो बच्चे, जो चिल्ड्रन दूसरे देश में रह रहे हैं, तो हर 3 बच्चों में से एक बच्चा माइग्रेंट बच्चा है उनमें से। यानी कोई भी अपने देश को छोड़कर बच्चे दूसरे देशों में रह रहे हैं तो हर 3 में से एक माइग्रेंट बच्चा है, यानी अपनी इच्छा से बाहर नहीं रह रहा है वो। और जबकि अडल्ट के लिए यह फिगर 20 में से 1 है, यानी चिल्ड्रन 3 में से 1 और अडल्ट 20 में से 1। तो इससे यह पता लगता है साफ साफ कि वार और कंफ्लिक्ट का सबसे बुरा असर चिल्ड्रन पर होता है। वार लड़ता कौन है, मारा कौन जाता है? चिल्ड्रन, मासूम बच्चे। तो 2015 में एक ज्यादा गंदी फिगर निकल कर आई। 2015 में तो जो रिफ्यूजी चिल्ड्रन है उनकी फिगर बढ़कर डबल हो गई है, यानी जो रिफ्यूजी बच्चे हैं 2015 में बढ़कर डबल हो गए हैं वो। देखिए, जो रिफ्यूजीज बच्चे होते हैं, इनको ये जो आर्म्स एंड कंफ्लिक्ट एरियाज है जहां वार चल रहा है, वहां पे कंस्क्रिप्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कंस्क्रिप्शन में आपको बता देता हूं क्या होता है। कंस्क्रिप्शन ये होता है, जो भी मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है वो एक ऑर्डर जारी करती है जिसमें जो सिविलियंस होते हैं उनको भी वार में पार्टिसिपेट करना पड़ता है। ये आपने देखा होगा वर्ल्ड वार के दौरान, फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकंड वर्ल्ड वार के दौरान में, ये जब हिटलर था, हिटलर या रशिया में सिविलियंस को भी लड़ने के लिए भेज दिया जाता था, उनको छुटपुट ट्रेनिंग देके आप भी वार लड़ो, क्योंकि वहां पे ना आर्मी पर्सनल की कमी पड़ जाती है उस टाइम पर जब वाइड स्प्रेड युद्ध होता है। तो इसलिए कंस्क्रिप्शन ये होता है कि सभी को, सिविलियंस को भी वार में लड़ना। तो क्या होता है, ये जैसे अफ्रीका जैसी और कंट्रीज हैं, या फिर सीरिया जैसी मान लो, कोई भी आतंकवाद मान लो, ये छोटे छोटे बच्चों को भी वार में धकेल देते हैं, लड़ने के लिए धकेल देते हैं। और इससे भी ज्यादा जो बच्चों का सेक्स ट्रेड होता है, ट्रैफिकिंग के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा नहीं है कि यूएन इनके लिए कुछ कर नहीं रहा है, यूएन कर तो रहा है, लेकिन बिल्कुल भी सफिशिएंट नहीं है। यूएन इनके लिए, यूएन ने क्या चलाया, ग्लोबल यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशनल ड्राइव। और दूसरा, एमडीजी में भी बात की गई। एमडीजी में इनकी जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है उसको हाफ करने की बात की गई थी। तो कुछ तो हो रहा है, लेकिन बिल्कुल भी सक्सेसफुल नहीं है, इतने सिर्फ कागजों में ही हो रहा है मतलब। और दूसरा, सजेशन क्या है इसको रोकने के लिए? जो चाइल्ड की रिफ्यूजी रेट है बढ़ती जा रही है, इसके लिए सजेशन क्या है? सजेशन तो और भी ज्यादा आश्चर्यजनक है। सजेशन ये है कि जो वार हो रहा है उनकी रूट काज को एड्रेस किया जाए तो ये जो चिल्ड्रंस रिफ्यूजीज हैं ये रुक जाएंगे, यानी माइग्रेंट्स की जो रेट है उसमें कमी आएगी। यार, इतना ज्यादा जो है ये आर्म्स एंड कंफ्लिक्ट, आप इसको सोल्यूशन बता रहे हो, ये कैसे रुक सकता है? जैसे आईएसआईएस जैसी चीजें हैं, ये एक लेवल के बाद बिल्कुल कंट्रीज का बिल्कुल उनका रोक नहीं सकते ना ये। और दूसरा ये है, इससे अच्छा तो सोल्यूशन ये होता कि देखिए, जब ये बच्चे दूसरे देशों में जाते हैं तो दूसरे देश तमाम तरह के कागज मांगते हैं इनसे, इनको डिटेन कर लेते हैं, यानी साथ में भी कोई होता है इनको डिटेन कर लेते हैं। तो डिटेन कर लेते हैं और कागजों की रिक्वायरमेंट्स होती है तो वो उनके पास होते नहीं। तो इससे अच्छा तो ये है कि ये जो डिटेन उनको ना किया जाए जब वो दूसरे देश में रिफ्यूजल मांगने जाते हैं, और उनको जो कागज, बिना काम के कागज कुगज होते हैं वो ना मांगे जाए। ये एक प्रैग्मेटिक सोल्यूशन है, कम से कम ये तो हम कर ही सकते हैं। देखिए, वार कोई लड़ता है, सजा कौन भुगतता है? तो जब तक ये ऐसे क्या, ये जो सोल्यूशन नहीं निकलेगा आर्म्स कंफ्लिक्ट का, टेररिज्म का, तो क्या ये बच्चे सजा भुगतते रहेंगे? नहीं, ये समस्या एक ह्यूमैनिटी की समस्या है। तो वर्ल्ड कंट्रीज को इन चिल्ड्रंस की तरफ में एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड से सोचना होगा। बस ये आर्टिकल में इतना ही था। दूसरा आर्टिकल नॉन अलायन मूवमेंट, नैम से रिलेटेड है। नैम का अभी 13 से 17 सितंबर में समिट है, कहां पे? वेनेजुएला में। तो उसके रिगार्डिंग ये आर्टिकल है। देखिए, 1961 में ये नैम बनाया गया था। 3 देशों ने मिलकर मेनली इनको बनाया था, यूगोस्लाविया, इजिप्ट और इंडिया। अभी देखिए, यूगोस्लाविया तो अभी है नहीं। यूगोस्लाविया के 90 के दशक में टुकड़े हो गए थे बहुत ज्यादा, बोस्निया और उसको सावो, इन सब कंट्रीज में वो बट गया था। और इजिप्ट का आजकल रुतबा है नहीं इतना, यानी पुराने टाइम में नसीर था। नसीर जो इनके जब राष्ट्रपति थे,
1950s में, 1956 में स्वेज कैनाल क्राइसिस हुए थे, आपको याद होगा, तब इनका रुतबा ज्यादा था, आजकल इनका रुतबा बिल्कुल भी नहीं है। और तीसरा इंडिया, इंडिया तो देखिए बिल्कुल भी डिसइंक्लाइंड है, इंडिया बिल्कुल इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा है नैम में। इंडिया तो आपने देखा होगा यूएस की तरफ अब फिलहाल ज्यादा अलाइन हो रहा है, लिमुआ साइन किया हमने यूएस के साथ में। तो अब जब ये 13 से 17, जो ये 13 से 17 सितंबर ये हमारा समिट हो रहा है, तो इसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। ये सिर्फ सेकंड टाइम है जब हमारे प्राइम मिनिस्टर नैम के समिट में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। इससे पहले 1979 में चरण सिंह जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था नैम के समिट में। तो देखिए प्राइम मिनिस्टर का पार्टिसिपेट नैम के समिट में नहीं करना, ये साफ साफ संकेत दे रहा है कि हम इसमें फिलहाल नैम में इंटरेस्टेड नहीं है। और हमारी तरफ से जा कौन रहा है? वाइस प्रेसिडेंट, हमारी तरफ से वाइस प्रेसिडेंट जा रहा है। देखियो वाइस प्रेसिडेंट हमारी इंडियन पॉलिटी में बिल्कुल भी इनसिग्निफिकेंट फिगर है, मतलब आप उस सेंस में मत देखिए, लेकिन जहां भी हमको जिस भी समिट को, जिस भी कंट्री में हम वाइस प्रेसिडेंट को भेजते हैं, तो इसका मतलब है हम कम इंपॉर्टेंस दे रहे हैं उस कंट्री को या फिर उस समिट को। ये प्रैग्मेटिक बात कर रहा हूं मैं। अब देखिए कैसे कैसे हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं, नैम कैसे कैसे इवोल्व हुआ। 1955 में एक एशिया और अफ्रीकन कंट्रीज की एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, बांडुंग कॉन्फ्रेंस जिसको कहते हैं। ये नैम का सीधा सीधा क्वेश्चन आ सकता है, पोस्ट ये इंटरनेशनल रिलेशन में भी आ सकता है, और इसका जो पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन है उसमें भी नैम का क्वेश्चन आ सकता है। तो देखिए बांडुंग में कॉन्फ्रेंस हुई, तो वहां से नैम का आइडिया निकल के आया। उस टाइम पर ये सारे देश, एशिया और अफ्रीका के देश नए नए आजाद हुए थे, और उस टाइम पर कोल्ड वॉर चल रहा था यूएसएसआर और यूएसए के बीच में। तो होड़ लगी थी यूएसए और यूएसएसआर के बीच में, होड़ लगी थी नए से नए अलाय लेने की, भाई आजा भाई, तू मेरे साथ आजा, तू मेरे साथ आजा। जैसे पाकिस्तान यूएसए के साथ चला गया था, इंडिया नहीं गया था, इंडिया हालांकि नैम में रहा था उस टाइम पे। ऐसे कहने का मतलब है वो झपटा मार रहे थे नए इंडिपेंडेंट देशों पर कि हमारे साथ आओ, मिलिट्री अलायंस बनाओ। तो ये जो देश थे नए नए आजाद हुए थे, ये नहीं चाहते थे किसी भी कंट्री के साथ मिलिट्री जुड़ना। भाई अभी तो आजाद हुए हैं, किसी के साथ ना तो हमारे पास रिसोर्सेज हैं, और हम तो शांति चाहते हैं, हमने बहुत साल गुलामी सहन कर ली, हमें शांति चाहिए। वो अपने डिसीजन, उन्हें स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी चाहिए थे, अपने डिसीजन खुद से वो इंप्लीमेंट करना चाहते थे। और इकोनॉमिकली भी, यानी उनके पास ना तो इतने पैसे थे कि वो मिलिट्रीली किसी के साथ जुड़ जाएं, उनका पहला मकसद उस टाइम पर डेवलपमेंट लाना था। तो इन्हीं सब कारणों के हिसाब से उन्हें लगता था कि इनके साथ जुड़ जाएंगे किसी देश के साथ में, यूएसए, तो यूएसए फिर भी अपनी मर्जी चलाएगा हमारे देश के अंदर। तो इनका मेन मकसद यही था कि हम इंडिपेंडेंट रहें। तो इंडिपेंडेंट ऐसे तो देखो रहा नहीं जाता, यूएसए और यूएसएसआर तो उस टाइम पे सीधी सी बात है शेर थे, और ये अकेला इंडिपेंडेंट, न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री तो बकरी की तरह थी। तो अगर आप अकेले ऐसे कहोगे कि हमें इंडिपेंडेंट रहना है, तो वो तो शेर तो झपटा मार जाएगा आप पे। तो इन्होंने क्या किया, बहुत सारे ऐसे देशों का एक अलायंस बना लिया जिसको कहते हैं नॉन अलाइनमेंट कंट्रीज, और नैम मूवमेंट कह सकते हैं। तो देखिए 1961 में ये शेप में आया, बेलाग्रेज में कॉन्फ्रेंस हुई इसमें 1967 में, तब इसने नैम की असली फॉर्म हुई। अब क्या हुआ, यूएसए ने कहा नैम वाले तो यूएसएसआर के साथ हैं। थोड़ा थोड़ा तो देखो ये सच भी था, कहने को ये बिल्कुल नॉन अलाइनमेंट थी, लेकिन थोड़ा थोड़ा इसके कंट्रीज थे, जैसे इंडिया भी देख लो, इंडिया भी यूएसएसआर के साथ अलाइन था थोड़ा थोड़ा, हमने ट्रीटी भी साइन की थी बांग्लादेश वार के दौरान में। और इवन क्यूबा नैम में उस टाइम पे बिल्कुल उभर के आया था, छोटा सा कंट्री था क्यूबा, आइलैंड कंट्री था, यूएसए के बिल्कुल साथ में, और नैम में अपनी लीडरशिप असर्ट कर रहा था। और नैम वाले कंट्री का एजेंडा क्या था, नैम वाले कंट्रीज का एजेंडा ये था आर्म रेस के खिलाफ में, और जो न्यूक्लियर रेस चल रही थी, आर्म रेस चल रही थी उस टाइम पे बिल्कुल यूएसए और यूएसएसआर के बीच में, कौन ज्यादा हथियार इकट्ठा करेगा, अच्छे हथियार इकट्ठा करेगा। और न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन, उस टाइम पर न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन चल रही थी बहुत ज्यादा। यानी देखो यूएसए ने 1945 में अपना बम एक्सपेरिमेंट किया, न्यूक्लियर बम का, 49 में रशिया ने किया, उसके बाद में तो यूके ने किया, फ्रांस ने किया, और उसके बाद में शायद 64 में चाइना ने भी किया था। तो एक न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन की होड़ चल रही थी। तो जो नैम के कंट्रीज थे तो वो इसके भी खिलाफ थे, भाई आप न्यूक्लियर बम के खिलाफ थे, मत कीजिए। ये वार के खिलाफ थे, पुवर्टी के खिलाफ थे। तो ये सब एजेंडा था उस टाइम पे नैम का। फिर देखिए वो तो दिन थे जब इनके गोल्डन दिन थे, उसके बाद से इनका पतन स्टार्ट हो गया। और आते 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 1980 में तो जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज थे उनका डेब्ट क्राइसिस आ गया, तो ये बिल्कुल ही मूवमेंट ठंडी पड़ गई। डेब्ट क्राइसिस के बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूं, वैसे मैं आर्टिकल तो लंबा हो जाएगा लेकिन बता देता हूं। लैटिन अमेरिका कंट्रीज में डेब्ट क्राइसिस आया 1983 के आसपास में।
ये साउथ लैटिन अमेरिका, आपको पता होगा साउथ अमेरिकन कंट्रीज हैं। 80-90 डेकेड को ये लोस्ट डेकेड कहते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए 60-70 में डेकेड्स थे, उस टाइम पर इन्होंने लोन ले लिया बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट के लिए इंटरनेशनल क्रेडिटर्स से। और मेनली जो ये कंट्रीज थे वो थे ब्राजील, अर्जेंटीना, मैक्सिको। इनको लगा कि इकोनॉमी अच्छी हो जाएगी, लोन तो मिल गया, और वर्ल्ड बैंक से भी इन्होंने लोन ले लिया। और यहां तक कि जो 1973 में जो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज थे तो उन्होंने अपने ऑयल से इतना ज्यादा पैसा कमाया, वहां से भी इन्होंने लोन ले लिया। लोन बढ़ते 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 350 बिलियन के आसपास हो गया, यानी एक्सटर्नल डेब्ट हो गया 350 बिलियन के आसपास। अब जब देने की बारी आई तो ये एक्सप्लोजन हो गया, दिया इनसे गया नहीं लोन, तो एक तरह से डेब्ट क्राइसिस हो गया। मैक्सिको ने तो यहां तक अपने आप को मतलब बैंकक्रप्ट सब घोषिथ कर दिया कि हमसे नहीं दिया जाता लोन। तो उस टाइम पर काफी यानी नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के लिए काफी धक्का था, क्योंकि एक तरह से ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज थे सारे के सारे। उसके बाद में 1993 में ये समिट इंडिया में हुआ। इंडिया में भी बिल्कुल आते आते उस टाइम पर ठंडी पड़ गई थी मूवमेंट। 1983 में इंडिया में हुआ था, तो एक बिल्कुल भी ठंडी थी उस टाइम पे, कुछ इसका इंटरेस्ट नहीं था, इंथुजियाज्म नहीं था कंट्रीज के बीच में। और फिर यूएसएसआर भी डिसइंटीग्रेट हो गया 91 में। तो यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया था, पूरा का पूरा आइडिया ही जो था वो भी इररिलेवेंट हो गया, क्योंकि नैम बनाया इसलिए था ना यूएसए के साथ में ना यूएसएसआर के साथ में। जब यूएसएसआर ही नहीं रहा तो अकेला यूएसए रह गया, तो फिर किस तरह की नॉन अलाइनमेंट? तो अकेला यूएसए ही यूनिपोलर निकल के आया, सुपर पावर निकल के आया। लेकिन उसके बाद से एक और इंटरेस्टिंग चीज निकल कर आई। उसके बाद से नैम पे उन देशों का, यूं कहें वो देश ज्यादा इंटरेस्ट लेना स्टार्ट हो गया उन देशों का, या फिर उन देशों का कब्जा हो गया। वो कंट्रीज जो यूएसए से थोड़ा चिढ़ते थे, यानी उनकी यूएसए के साथ बनती नहीं है। जैसे 2006 में देखो, 2006 में क्यूबा ने ये समिट ऑर्गेनाइज करवाया, और 12 में करवाया ईरान ने, और अब 16 में करवा रहा है वेनेजुला। तो ये सारे के सारे कंट्री ऐसे हैं जिनकी यूएसए के साथ नहीं बनती एक लेवल के बाद में। अब वेनेजुला क्यों इस पे इतना जोर लगा रहा है इसको सफल बनाने में? देखो, वेनेजुला एक सोशलिस्ट कंट्री है। सोशलिस्ट कंट्री मतलब इनकी आइडियोलॉजी और जो यूएसएसआर की आइडियोलॉजी थी, जो अब डिसइंटीग्रेट हो चुका है, वो थोड़ी सिमिलर आइडियोलॉजी है। तो वो दिखाना चाहते हैं कि हमारा मॉडल है वो भी अच्छा, यूएसए के खिलाफ कंट्रियां हैं, और जो नैम का आइडिया है ये अभी भी रेलेवेंट है। क्यों? जो वेनेजुला का वो कहना है कि न्यू कॉलोनिज्म तो अभी भी बहुत ज्यादा भयंकर रूप से है, हम प्रेजेंट है। न्यू कॉलोनिज्म मतलब जो उस टाइम पर ब्रिटिश कॉलोनीज थी, यानी ब्रिटिश ने हमारे इंडिया पर कब्जा कर रखा था उस टाइम पे, यानी उस तरह कॉलोनिज्म इनडायरेक्ट रूप से अभी भी है, ऐसा वेनेजुला का कहना है। कैसे? वो एग्जांपल भी देते हैं। वो कहते हैं जैसे वार अभी भी हो रहा है इराक में, अफगानिस्तान में यूएस के द्वारा। अब प्लेनेट पे देख लीजिए कितनी ज्यादा इनइक्वलिटीज है सभी क्षेत्रों में, कल्चरल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, बहुत ज्यादा इनइक्वलिटीज हैं। वो कहते हैं देखिए, अगर मल्टीपोलर वर्ल्ड लाना है तो ग्लोबल साउथ को एक साथ होना पड़ेगा, और ग्लोबल साउथ को एक साथ कौन कर सकता है? वो नैम कर सकता है। ग्लोबल साउथ के बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूं मैं। देखिए, ग्लोबल साउथ ये है, आपने मैप देखिएगा, कभी मैप देखोगे तो आप देखोगे ग्लोबल साउथ में सारे के सारे गरीब लोग, यानी वेस्टर्न कंट्रीज, एशियन कंट्रीज, सारे के सारे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, और ग्लोबल नॉर्थ में वेस्टर्न कंट्रीज यानी अमीर अमीर देश हैं। तो एक खाई गैप है ग्लोबल साउथ और ग्लोबल नॉर्थ के बीच में। तो देखिए, वहां पे वेनेजुला में ऑपोजिशन है वो यूएस बैक्ड है। वो भी जो यूएस बैक्ड ऑपोजिशन है वो यूएस की करंट सोशलिस्ट गवर्नमेंट को हटाना चाहता है। और फिलहाल की जो नैम की जो सीटिंग होगी वो एक लार्जेस्ट गैदरिंग होगी फिलहाल के पिछले काफी सालों से। तो ये इसमें वेनेजुला और नैम की कंट्रीज हैं जो वेस्ट कंट्रीज का एक अल्टरनेटिव पेश करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए एक चाहिए एक विजनरी लीडरशिप। मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर की तरह कैसे शेप लेगा ये भी ध्यान देने लायक है। मतलब नाम लेने से थोड़ी होगा कि एक देखने बाकी है कि कैसे मल्टीपोलर जो वर्ल्ड ऑर्डर है किस तरह शेप लेगा। और देखिए, हर प्रॉब्लम के लिए आप वेस्ट को रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकते। आप इन देशों में इतनी ज्यादा पुअर्टी है, जॉबलेसनेस है, कैसे कम करेंगे, और कोई एजेंडा होना चाहिए इन देशों के लिए। 1973 में एक न्यू आया था, नैम ने किया था न्यू, 1973 में आया था। इसका नाम है न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। देखिए, उस टाइम पर इन्होंने ये इकोनॉमिक मॉडल पेश किया था पूरे वर्ल्ड के लिए। उस इकोनॉमिक ऑर्डर में क्या था, भाई टेक्नोलॉजी दी जाए थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को, उनका शोषण बंद हो, एमएनसीज बंद हो, इस तरह की चीजें उस टाइम पर इसमें थी। तो अब नैम को लगता है कि 21वीं शताब्दी में यानी 21st सेंचुरी में भी इस तरह का कोई विजनरी डॉक्यूमेंट आना चाहिए। तो देखिए, क्वेश्चन तो यही निकलता है। अभी ये आर्टिकल डिस्कस हो चुका है, यहाँ पे क्वेश्चन निकल सकता है। आप आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का कमेंट की फॉर्म में कि नैम का आइडिया क्या आज भी रेलेवेंट है। यानी नैम, देखिए, अब जो सिर्फ यूनिपोलर वर्ल्ड आप कह सकते हैं, या फिर यूएसए की पावर भी डिक्लाइन है।
तो क्या आज भी नैम कुछ रेलेवेंट है, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है आज के टाइम में, क्योंकि इंडिया भी अब ज्यादा प्रेफरेंस दे नहीं रहा है, इंडिया भी यूएसए की तरफ जा रहा है, लिमोआ साइन किया तो किस हद तक ये नैम का आइडिया आज भी बरकरार है। जो अगला आर्टिकल है वो सिक्योरिटी का आर्टिकल है। इसमें एक पर्टिकुलर जगह का नाम दिया है, जगह तो इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं, ये नाम है गोजाडंगा बॉर्डर पोस्ट, इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर पे है गोजाडंगा, लेकिन यह नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर रिलेटेड प्रॉब्लम, सिक्योरिटी का पेपर थर्ड का ये लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये इंडिया बांग्लादेश का बॉर्डर का। तो अब देखिए जो वो जगह है जिस जगह का नाम लिया गया है वहां पे, वो है इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर पे। वहां पे ह्यूमन ट्रैफिकिंग बहुत ज्यादा होती है, वहां पे दलाल होते हैं, टाउट यानी दलाल कह सकते हैं इनको, ये जॉब के नाम पर बहला फुसला के उनकी ट्रैफिकिंग करते हैं और फिर वेस्ट बंगाल और बाकी जो स्टेट्स हैं उन्हें बेच देते हैं। इसके अलावा माइग्रेंट स्मगलिंग भी यहाँ पे बहुत होती है। माइग्रेंट स्मगलिंग कैसे, यानी किसी को मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जाना है, किसी को जॉब के लिए जाना है, या फिर किसी को अपने रिश्तेदारों से मिलने जाना है, तो उन लोगों को बॉर्डर पार करवाते हैं दलाल लोग, यानी इनको ट्रैफिकिंग नहीं होती है, खुद से आते हैं लेकिन इनको पार करवाते हैं टाउट यानी दलाल लोग। हमारे जो यूएन का आर्टिकल 3 है उसमें भी बोला गया है इस माइग्रेंट के बारे में। वो कहते हैं माइग्रेंट कहीं से भी, एयर लैंड वाटर कहीं से भी, अगर इलीगल एंट्री हो किसी की और वो किसी भी पर्पज से आए और उस देश के नागरिक नहीं है, काफी कॉम्प्लिकेटेड सी डेफिनेशन ये है, तो वो है माइग्रेंट्स। तो ये 3 किलोमीटर का स्ट्रेच है यहाँ पे गोजेडंगा बॉर्डर फोर्स पे, और अभी तक इन पे फेंसिंग नहीं है। तो पॉइंट क्या है, यहाँ पे फेंसिंग कर रहे हैं। देखिए रेड क्लिफ था जो हमारा जो इंडिया और बांग्लादेश का बॉर्डर है, यानी पुराना ईस्टर्न पाकिस्तान, यहाँ पर बॉर्डर जो डिमार्केटेड है बहुत बुरी तरह से डिमार्केटेड है। यानी ये कहा जाता है कि घर का एक दरवाजा, आगे वाला दरवाजा अगर इंडिया में खुलता है तो पीछे वाला दरवाजा बांग्लादेश में खुलता है। जिन्होंने ये बॉर्डर डेमोक्रेट किया था 1947 में, रेड क्लिफ नाम था उनका, वो जनाब काफी जल्दी में थे, उन्होंने 3 हफ्ते के अंदर पूरा का पूरा इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर यानी डिवाइड कर दिया था दोनों कंट्रीज को। तो काफी बुरी तरह से डिवाइड है, मानवीयता नहीं है बिल्कुल भी, कैसे बॉर्डर को, गांव के बीच से बॉर्डर लाइन जा रही है। चलो छोड़िए। और फिर देखिए इलीगल माइग्रेशन क्यों होता है, मैंने अभी आपको बताया, जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए, मेडिकल फैसिलिटीज के लिए और फैमिलीज की विजिट के लिए। और अब राइटर एक बात लिखती हैं, उन्होंने बीएसएफ के बंदे से पूछा, इंक्वायरी की कि क्या यहाँ पे ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, तो उन्होंने कहा नहीं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग तो यहाँ पे नहीं होती है। कैटल स्मगलिंग भी अब नहीं होती है, पहले होती थी, फिलहाल बीजेपी की गवर्नमेंट है इसलिए कैटल स्मगलिंग भी बंद हो गई है। और करेंसी और जो ट्रैफिकिंग इन करेंसी और ड्रग्स वो भी नहीं होती है। लेकिन ये सब चीजें होती हैं, या तो वो बीएसएफ वाले छुपाते हैं या फिर उनको पता नहीं होता, ये सब चीजें होती हैं। जैसे राइटर एग्जांपल के साथ बताते हैं, राइटर ने लोकल बंदों से पूछा तो उन्होंने बताया कि एक दवाई का नाम है फेंसिडाइलकफ सिरप, इनका जो होता है स्मगलिंग होती है इंडिया से बांग्लादेश के लिए। और उन्होंने ये भी बताया, उन्होंने आर्ग्यूमेंट के साथ कहा, देखिए अगर ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है तो भी बीएसएफ वालों को कैसे पता लगेगा, अगर कोई भी वो बंदा पकड़ते हैं इलीगल माइग्रेट करते हुए तो क्या होगा, 24 घंटे के अंदर अंदर उनको पुलिस को ये सौंपना पड़ेगा, पुलिस को केस भी सौंपना पड़ेगा। तो जिस बंदे की ट्रैफिकिंग हो रही है, इवन तब तक तो उसको भी नहीं पता होता कि मेरी ट्रैफिकिंग हो रही है, क्योंकि ऐसे थोड़ी बोल के लाता है कोई कि हाँ भाई आपको ट्रैफिक किया जा रहा है। उनको तो बहला फुसला के लाया जाता है कि आपको जॉब देंगे, ये देंगे, फैसिलिटीज देंगे, आगे जाके उनको बेच दिया जाता है बिल्कुल। तो तब तक तो बीएसएफ को पता हो ही नहीं सकता कि इन लोगों की ट्रैफिकिंग हो रही है कि नहीं हो रही है, जब उस बंदे को ही नहीं पता होता जिसकी ट्रैफिकिंग हो रही है। दूसरा बात यह है कि कई बार बीएसएफ की जो होती है कुछ बंदों की वो भी होती है, कॉम्प्लिसिटी होती है। मतलब एक लेवल के बाद आप कह नहीं सकते आर्ग्यूमेंट यूपीएससी में लिखोगे तो थोड़ा अजीब सा लग रहा है, मतलब राइटर ने लिखा है ये आर्ग्यूमेंट, लेकिन लिख देना कुछ लाइक सम कॉम्प्लिसिटी ऑफ द बीएसएफ पर्सनल माइट बी देयर। और देखिए जब इनको पुलिस वाले पकड़ते हैं तो क्या करते हैं, इन पे फॉरेनर एक्ट 1946 लगाते हैं, इन पे फॉरेनर एक्ट 1946, उसमें इनको पुनिश किया जाता है और डिपोर्ट वापस अपने देश में भेज दिया जाता है। और जो टाउट होते हैं दलाल, इनको कुछ महीनों की जेल में रहने के बाद ये वापस निकल जाते हैं, और जो विक्टिम्स होते हैं उनको शेल्टर होम में भेज दिया जाता है। लेकिन लॉ है जो यहाँ पे कानून है बिल्कुल भी स्ट्रिक्ट नहीं है। और जो ट्रैफिकिंग का सेक्शन 366 बी, तो इसमें क्या है, इंडियन पिनल कोड के हिसाब से 21 से यानी 21 साल से नीचे लड़की को इंपोर्ट करना पुनिशेबल ऑफेंस है। लेकिन इसके बारे में बिल्कुल भी अवेयरनेस नहीं है पुलिस पर्सनल में, और ये उनको अवेयर करना जरूरी है। देखिए बॉर्डर एरियाज में बहुत ज्यादा पुअर्टी है इंडिया बांग्लादेश में, और कल्चर भी सिमिलर है और एथनिसिटी सब कुछ सेम है।
तो ये बिल्कुल घुल मिल जाते हैं, इसलिए माइग्रेंट्स बहुत ज्यादा आते हैं, तो पता भी नहीं लग पाता, कहते हैं कि यहीं के हैं। और जो माइग्रेंट्स हैं बिल्कुल ट्रैफिकिंग, यूएन ने ये कहा है कि जो माइग्रेंट्स की ट्रैफिकिंग है वो सबके लिए डेंजरस है। किसके लिए? सोर्स कंट्रीज यानी जहां से हो रही है, यानी बांग्लादेश, ट्रांजिशन कंट्रीज यहाँ तो नहीं है, और डेस्टिनेशन इंडिया है, यानी हर सोर्स कंट्रीज, ट्रांजिशन कंट्रीज, डेस्टिनेशन कंट्रीज सबके लिए डेंजरस है माइग्रेंट्स की प्रॉब्लम। और इसको रिमूव करने के लिए एक कोलैबोरेटिव एक्शन की जरूरत है, इसको मल्टी डायमेंशनल स्टेप्स उठाने की जरूरत है, कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन की जरूरत है, और जो वहां पे सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस है उनको भी सोल्व करना पड़ेगा, उनके रूट काजेस को सोल्व करना पड़ेगा, और जो दलाल लोग हैं, टाउट लोग हैं, उनको स्ट्रिक्टली पनिश किया जाए, तभी इस समस्या से निजात पाई जा सकती है। अगला जो आर्टिकल है हमारा हेल्थ केयर से रिलेटेड है, ये भी अच्छा आर्टिकल है। देखिए हेल्थ केयर हमारे लिए और इवन इंडिया जैसी डेवलपिंग कंट्री के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हेल्थ केयर में सुधार होता है तो लोगों की एचआर पावर बढ़ती है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, लोगों की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो इकोनॉमिक ग्रोथ ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। तो ये हमारे देश की और इंडिया की ड्यूटी बनती है, गवर्नमेंट की ड्यूटी बनती है कि जो वैसे तो एक कॉन्स्टिट्यूशन में भी दिया है, देखिए आर्टिकल नंबर 47 में साफ साफ लिखा है, इट इज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग टू इंप्रूव द पब्लिक हेल्थ। ये सब आर्टिकल नंबर 47 में लिखा है। लेकिन इस सब के बावजूद पॉलिटिकल पार्टीज बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लेती, साल बढ़ते जाते हैं और जो हेल्थ में इनका जो फंड्स है बिल्कुल भी एलोकेट होते नहीं है, और काफी डिसइंक्लाइंड अप्रोच आप कह सकते हो इसका। तो उसके बाद में क्या, देखिए मैं आपको इस आर्टिकल में जो पॉइंट डिस्कस किए गए हैं वो 4 पॉइंट मेनली डिस्कस किए गए हैं। इस डायग्राम से आपको क्लियर हो जाएगा, याद रह जाएगा कौन कौन से 4 पॉइंट्स हैं। पहला जो पॉइंट है वो है हेल्थ और इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, हेल्थ इंफ्रा, इससे क्या होता है, याद रह जाता है। स्पेंडिंग, दूसरा पॉइंट है जो स्पेंडिंग एंड और फंड्स जो है वो बहुत कम है, और जो तीसरा पॉइंट है वो है गवर्नेंस डेफिसिट, और चौथा जो पॉइंट है वो है अवेयरनेस एंड मॉनिटरिंग। तो ये 4 पॉइंट है यहाँ पे इस आर्टिकल में, एक एक करके हम सारे डिस्कस करते हैं। अब देखिए जो पहला पॉइंट है हेल्थ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में, हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर में पॉपुलेशन के हिसाब से देखिए हमारा बहुत बड़ा देश है, और हॉस्पिटल्स, डॉक्टर्स की संख्या बहुत कम है, इवन पब्लिक में भी और प्राइवेट में भी। और यूं कहा जाता है कि 80% डॉक्टर्स या 75% डिस्पेंसरीज हैं, वो सिर्फ 28% पॉपुलेशन को सर्व कर रहे हैं, और बाकी की पॉपुलेशन यानी 72% पॉपुलेशन तो वहां तो हेल्थ फैसिलिटीज बहुत ही ज्यादा बेकार है। कहने का मतलब यह है कि दिल्ली जैसे जो शहर है या फिर बड़े मेट्रो सिटीज या फिर छोटे मंझले शहर है, वहां तो फिर भी हेल्थ केयर ठीक ठाक है, लेकिन रिमोट एरियाज में तो हेल्थ केयर बहुत ही ज्यादा गंभीर स्तर पर है। और जो हमारा जो फोकस है डिमांड पर ज्यादा है, सप्लाई पर कम है। कैसे? मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूं। देखो डेंगू को रोकने के लिए हम कितने ज्यादा जो प्रिवेंशन मेजर लेते हैं, इतना एड कैंपेन होता है, इतना सब कुछ होता है, लेकिन भाई ठीक है प्रिवेंशन तो बहुत अच्छी बात है, आप प्रिवेंशन पे इतना ध्यान दे रहे हो, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, देयर इज नो डाउट, लेकिन आप हॉस्पिटल्स में बेड की संख्या भी तो बढ़ाइए, उनकी सप्लाई भी तो बढ़ाइए, जिन लोगों को डेंगू हो गया उनके समाधान कीजिए, उनका इलाज करने के लिए तो कुछ कीजिए। तो सिर्फ ये डिमांड पर ध्यान दे रहे हैं, सप्लाई पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। हॉस्पिटल्स की सप्लाई बढ़ाइए, डॉक्टर्स की सप्लाई बढ़ाइए। यह था हमारा पहला पॉइंट। और जो दूसरा पॉइंट है हमारा स्पेंडिंग से रिलेटेड पॉइंट है, यानी कितना हम एक्सपेंडिचर पे खर्चा करते हैं। देखिए हम खर्चा करते हैं स्पेंडिंग पे 1.1%, 17% हमारी पॉपुलेशन, यानी 17% पॉपुलेशन हमारे पूरे वर्ल्ड की। और जो पूरे वर्ल्ड में हेल्थ पे जितना एक्सपेंडिचर होता है, हम उसका एक्सपेंडिचर, हमारा कंट्रीब्यूशन है सिर्फ 1%। तो देखिए आप कितना कम हम कंट्रीब्यूट करते हैं, ओनली 1.1% वर्ल्ड एक्सपेंडिचर का हेल्थ में, और पॉपुलेशन है हमारी 17%। और देखिए टोटल हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर जीडीपी का है, उसमें हमारा 4.1%। और जो फंड्स हम एलोकेट करते हैं उसमें भी बहुत ज्यादा डिले करते हैं। तो डिले करते हैं तो ये एक लेवल के बाद वो इररिलेवेंट हो जाता है, यानी जब उनकी जरूरत होती है तब तो फंड्स मिलते नहीं है। और हेल्थ केयर सेक्टर में देखिए आप बिल्कुल भी डिले करना, आप बिल्कुल भी इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर सकते। स्किल पर पहले तो देखो जो हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, यानी ये नर्स डॉक्टर्स हैं, इनकी स्किल पर आप पहले ही कम खर्चा करते हो, और खर्चा भी करते हो तो उनको फंड्स को अच्छे से आप यूटिलाइज भी नहीं करते, यानी फंड्स लैप्स हो जाते हैं, उन पर लगाते ही नहीं, आप स्किल्स देते ही नहीं उनको। तो ये गंभीर प्रॉब्लम है। तीसरा जो पॉइंट है गवर्नेंस डेफिसिट का। अब ये कैसा पॉइंट है? देखिए वैसे तो हमारे देश में दुनिया भर के लॉ हैं, यानी एक लेवल से ज्यादा ही लॉ है हमारे, जितने कानून होने चाहिए उससे ज्यादा ही कानून है। और इतने और रूल्स और रेगुलेशंस होने के बाद भी
जो हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं और डॉक्टर्स हैं या फिर जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं, इनको कहिए आप, इनको स्टेट फिर भी रिकॉग्नाइज नहीं करता है। यानी कुछ एक लेवल के बाद में ये अपनी सर्विसेज दे नहीं पाते हैं क्योंकि रूल्स बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं, इसलिए गवर्नेंस डेफिसिट है। और चौथा है जो अवेयरनेस और मॉनिटरिंग की बात यहां पे है। देखिए अवेयरनेस का कितना महत्व है, इस बात का एग्जांपल तो आप पोलियो से ले लीजिए। हम पोलियो को इरेडिकेट कर पाए अपने देश से, उसका सबसे बड़ा रीजन अवेयरनेस है। क्योंकि जब इंडिपेंडेंट हमको आजादी मिली थी तब लोगों में अवेयरनेस नहीं थी, इसलिए वो पोलियो की बूंदे लेते नहीं थे, 2 बूंद जिंदगी की। और उसके बाद में जो अमिताभ बच्चन ने कैंपेन चलाया, एक जबरदस्त कैंपेन, अवेयरनेस कैंपेन हमने चलाया, उसके बाद से पोलियो हम इरेडिकेट कर पाने में सफल हुए हैं। तो जो अवेयरनेस है, मॉनिटरिंग है, इनकी बहुत ज्यादा जरूरत है यहाँ पर। पोलियो में तो अवेयरनेस आ गई, लेकिन अब बाकी के डिजीज, टीबी में अभी भी अवेयरनेस लेवल बहुत कम है। बाकी टाइफाइड देखियो जो गंदा पानी पीने से हो जाता है, पानी में कीटाणु होते हैं, तो अवेयरनेस की बहुत जरूरत है। और भी इसके अलावा बहुत सारे चैलेंजेस हैं। देखिए इंडिया में दोनों तरह के डिजीज हैं, कम्युनिकेबल डिजीज भी हैं और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज भी हैं, और दोनों में वाइड स्प्रेड लेवल पर हैं। और अब तो फिलहाल डिजीज के जो पैटर्न है वो भी चेंज हो रहा है, खान पान के हिसाब से जो चेंज हो रहा है उसके हिसाब से। तो इंडिया को एक ड्रास्टिक स्टेप्स लेना पड़ेगा हेल्थ केयर की तरफ से, अदरवाइज सिचुएशन है खराब हो जाएगी। और सजेशंस भी हैं, हर आर्टिकल में होते हैं, तो इस आर्टिकल में भी सजेशन है। ये सजेशन अच्छे सजेशन है, आंसर में लिख सकते हैं। देखिए मेंस का जो भी क्वेश्चन होता है आप सजेशन जरूर लिखिए, सजेशन नहीं लिखोगे तो नंबर कट जाते हैं जरूर, वहां पे बिल्कुल बिल्कुल जो मार्क्स होते हैं सजेशंस के मार्क्स होते हैं। ऐसे में भी लिख सकते हो आप सजेशंस। देखिए जो सजेशन ये है, जो हमारी जो हेल्थ है वो यूनिवर्सली एक्सेसिबल होनी चाहिए, अफोर्डेबल होनी चाहिए। और अभी फिलहाल क्या है, देखिए तीनों जो चीजें हैं वो जुड़ी हुई हैं। देखिए मैं आपको यहाँ से एक डायग्राम से समझाता हूँ। जो हमारी हेल्थ नीड्स हैं वो पुअर्टी, और फिर आता है हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ। तो ये तीनों चीजें हैं जो इनको आइसोलेट करके आप नहीं देख सकते, ये चीजें जुड़ी हुई हैं आपस में, एक साइकिल से हैं। यानी आपकी हेल्थ अच्छी होगी तो पुअर्टी खत्म होगी, पुअर्टी खत्म होगी तो इकोनॉमिक ग्रोथ आएगी। तो ये चीजें हैं। अब देखिए इसका साइकिल दोनों को अलग अलग 2 पॉइंट से निकल के आते हैं। पहले कौन सा है, पहले इकोनॉमिक ग्रोथ करे या पहले हेल्थ लाइन? कुछ लोग है, कुछ लोगों का देश है, कुछ लोगों का मानना यह है कि पहले इकोनॉमिक ग्रोथ लाई जाए, यानी पहले हम डेवलप हो फिर हेल्थ पर ध्यान दें। लेकिन ये गलत है। अमर्त्य सेन भी कहते हैं कि पहले हेल्थ पे ध्यान दो, इकोनॉमिक आपकी अपने आप से अच्छी हो जाएगी। यानी पहली प्रायोरिटी आप हेल्थ पे पैसा लगाओ, इकोनॉमिक ग्रोथ बाद में अपने आप ठीक हो जाएगी। पहले हेल्थ पे आप लगाओ, पुअर्टी ठीक हो जाएगी और फिर इकोनॉमिक ग्रोथ अपने आप आ जाएगी। तो ये अप्रोच होनी चाहिए। वो एक एग्जांपल भी देते हैं, एग्जांपल है जापान का। जापान ने पहले हेल्थ पर फंड्स एलोकेट किए, लोगों की हेल्थ पर ध्यान दिया, हेल्थ को ठीक किया, पुअर्टी रिमूव हुई, इकोनॉमिक उनकी जब देखो अब कितने जबरदस्त ढंग से ग्रो कर रही है। तो इंडिया को भी यही अप्रोच अपनानी चाहिए। बस आज यही आर्टिकल्स थे। थैंक्स वेरी मच फॉर लिसनिंग।